हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान विषय के प्रश्न पत्र जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा का हाल ही में आयोजित किया गया है उसको हल करेंगे। हल करने के साथ साथ में हम ये भी देखेंगे कि किस पार्ट से कौन से प्रश्न को लिया गया है, किस पार्ट से किस तरीके के प्रश्नों को ज़्यादा वेटेज दिया गया है पेपर के अंदर। और साथ ही साथ हम इन बातों पर भी चर्चा करेंगे कि कौन से प्रश्नों का जो है लेवल ज़्यादा रहा है और कौन से प्रश्नों को सामान्य स्तर पर रखा गया है। इसी के साथ में हम इस पेपर के अंदर कितने नंबर की गुंजाइश है जो एक सामान्य स्तर के विद्यार्थी के साथ में बनती है और एक अच्छे लेवल का जो तैयारी करने वाला बच्चा होता है उसके लिए कितने नंबर सामान्यतः इसमें आने चाहिए, इसकी भी हम बात करेंगे। और कौन से बच्चे जो हैं वो इस पेपर में कितना स्कोर करके अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। इन सभी बातों का आकलन करने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, तभी आप अपने आकलन को सही तरीके से माप सकेंगे। क्योंकि ऐसा होता है कि बच्चों के साथ में कभी कभी शुरू के सवालों में कुछ बच्चे जो है वो आगे निकल जाते हैं, लेकिन बीच के पेपर का बीच का भाग और अंतिम भाग जो है उनके लिए मुश्किलें पैदा करता है। जबकि बाकी बच्चे हैं जो उनके लिए शुरुआती जो सवाल हैं थोड़े से तकलीफदेह हो सकते हैं, लेकिन आगे की जो रणनीति होती है उनकी उसके हिसाब से वो है आगे के पेपर में अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं। क्योंकि उनका जो स्कोर होता है आगे के पेपर जो सवाल हैं उनके अंदर काफ़ी इंक्रीज होता है। इस वजह से सभी बच्चे इस बात का ध्यान रखें कि इस पेपर को देख के किसी भी एक भाग को देखकर आप अपना आकलन ना करें। अपने आप को 1 से लेकर 30 सवालों तक धैर्य के साथ में वीडियो के साथ जोड़े रखें, ताकि हम प्रत्येक भाग को बारी बारी से देखते चलेंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। पहले सवाल से शुरू करेंगे हम। पहला ही जो सवाल है उसमें पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। मेरे जो बच्चे हैं जिनको मैंने पढ़ाया है उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि इसकी जो स्थापना है 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी और इसका मुख्यालय भी साथ साथ में बताया गया है कहाँ पे है, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। तो विश्व राजनीति की पुस्तक से सीधे सीधे से फैक्चुअल सवालों को उठाया गया है। अगला सवाल है कि दक्षेस का प्रथम सम्मेलन किस देश में हुआ था। अब देखो, यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि कई बच्चों को ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है कि बार बार नेपाल का नाम दक्षेस का जब भी हम अध्ययन करते हैं तो आता है, क्योंकि नेपाल में दक्षेस का जो मुख्यालय स्थित है उसकी वजह से हमारे दिमाग में ऐसा रहता है कि नेपाल में ही इसका पहला सम्मेलन हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दक्षेस का जो मुख्यालय है वो नेपाल के अंदर है, लेकिन इसका जो पहला सम्मेलन है वो बांग्लादेश में आयोजित हुआ था। कब? दिसंबर 1985 के अंदर, जब दक्षेस की स्थापना हुई थी। इसलिए इसका सही जवाब जो है बांग्लादेश होगा। अगला सवाल है कि अमेरिका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला कब हुआ था। इसका सही जवाब बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने जिन बच्चों को राजनीति विज्ञान पढ़ाया है उन बच्चों को मैंने जिक्र किया था कि सन 2001 के अंदर कुछ आतंकवादियों ने अमेरिका से 4 विमानों का अपहरण किया था, ऐसी कहानी सुनाई थी। इसके साथ में उन चारों का 3 ठिकानों को जो है टारगेट बनाया गया था 4 विमानों के माध्यम से, जिसमें 2 विमान जो है अमेरिकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी और दक्षिणी टावर के साथ टकराने थे। एक विमान जो है अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन से टकराना था और एक जो विमान है उसको अमेरिकी कांग्रेस की बिल्डिंग से टकराना था। इनमें 3 जो विमान है उन्होंने हमला करने में सफलता हासिल की, जबकि एक विमान जो अमेरिकी कांग्रेस की बिल्डिंग पर हमला करने वाला था वो सफल नहीं हो पाया। ऐसी इससे संबंधित मैंने बहुत लंबी कहानी सुनाई है बच्चों को कक्षा में। अतः जिन बच्चों ने उस कहानी को बड़े ध्यान से सुना था उन्होंने इसका जवाब बड़े आसानी से दे दिया होगा कि 11 सितंबर 2001 को अमेरिकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया गया था। अगला सवाल है ब्राजील की राजधानी ब्राजील की राजधानी का सवाल ऐसा क्यों पूछा गया है। इसके पीछे के कारण को अगर तुम पकड़ पाए हो तो आपको पता है कि हमने जब प्राकृतिक संसाधन वाला जो अध्याय है हमारे विश्व राजनीति उसके अंदर पृथ्वी सम्मेलन का जिक्र आता है, और पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन जो है ब्राजील जो देश है उसकी राजधानी रियो डी जेनेरियो के अंदर आयोजित किया गया था। इसीलिए यहाँ पे ब्राजील की राजधानी पूछी गई है। अतः ज्यादा शंका ना करते हुए इसका सीधा जवाब है रियो डी जेनेरियो। भारतीय राजनीति की पुस्तक में जब हम आज़ाद भारत की कहानी पढ़ते हैं उसमें हमें ये साफ साफ दिखाई देता है, सीधा सीधा आंकड़ा पूछा गया है कि
भारत पाक विभाजन के समय में 1947 में कितनी देशी रियासतें थी? रजवाड़ों का मतलब होता है देशी रियासतें जो राजाओं के अधीन होती हैं, और यहाँ पे इसका सीधा जवाब है 565 रियासतें। अगला सवाल पूछा गया है हमसे, भारत में पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में कब किया गया था? तो 1974। बड़ा सिंपल सा सवाल है, बहुत आराम से। मैंने कई बार क्लास में इस बात पे जिक्र किया है कि जब भी हमने 1974 के परमाणु परीक्षण जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में किया गया था उसको पोखरण में हमने अंजाम दिया था, और इसका मूल उद्देश्य हमारा ये था, आत्मरक्षा के लिए हमने ये परमाणु परीक्षण किया है। अन्य देशों को भी हमने इस पर भरोसा दिलाया था कि हम अपने आत्मरक्षा के लिए ही इस परमाणु हथियार का उपयोग करेंगे, जिसको हमने सफल परीक्षण करके हासिल किया है। अतः इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, बड़े आराम से आपको 1974 जो है जवाब देना था इसका, और उम्मीद है कि आपने ऐसा किया भी होगा। अगला सवाल जो पूछा गया है हमसे, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो भारतीय राजनीति का जो आजाद भारत की हम कहानी पढ़ते हैं उसी का जो भाग है आगे का, जिसमें हम भारत के विकास की बातें करते हैं, पंचवर्षीय योजनाओं की चर्चा करते हैं। तो 1962 के जब चीन के साथ लड़ाई हुई थी उसी समय में लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद में जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी उसके बाद में इनको मौका मिला था, और इन्होंने उस समय हमारे देश की आर्थिक स्थिति और जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से जैसी हमारी परिस्थितियां थी उनको ध्यान में रखते हुए जय जवान यानी हमारे देश की सुरक्षा के लिहाज से जवान को मजबूत करना, और जय किसान यानी हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है उसमें अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए किसान को सहयोग करके उसकी स्थिति को मजबूत करना, ऐसा इनका नारा देने का उद्देश्य था। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। अगला जो सवाल है, ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से? हमने जब क्षेत्रीय आकांक्षाओं का जो पाठ पढ़ा था उसके अंदर जब पंजाब का जिक्र किया था तो मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी कि जब अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर उग्रवादियों ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था, तो फिर भारतीय सरकार ने एक सैन्य ऑपरेशन चलाया था जिसको नाम था, सीक्रेट नाम दिया गया था उसको, ऑपरेशन ब्लू स्टार। और ये पंजाब में अमृतसर के अंदर जो स्वर्ण मंदिर स्थित है उसको उग्रवादियों से बचाने के लिए चलाए गए एक सीक्रेट मिशन का नाम क्या है? ऑपरेशन ब्लू स्टार। अतः इसका सीधा जवाब क्या हो जाएगा? पंजाब। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे विश्व राजनीति की पुस्तक से कुछ सवाल हैं, जैसे कि सोवियत संघ के पतन के बाद में क्या प्रभाव हमें देखने को मिले। इसमें आप बहुत सारे प्रभाव बता सकते हो। मैंने जब आपको पढ़ाया था उस समय मैंने बहुत सारे सवालों के ऐसे जो क्वेश्चन मार्क बताए थे कि ये जो सवाल है ये इम्पोर्टेंट है और इनको हमें महत्वपूर्ण मानते हुए पढ़ते हुए चलना है। जैसे कि सोवियत संघ के पतन के समय में हमने चर्चा की थी कि सोवियत संघ का जब पतन हो गया था तो सबसे पहला परिणाम तो यही हो गया था कि जो दो ध्रुवों में दुनिया बटी हुई थी, यानी सोवियत संघ और अमेरिका के नेतृत्व में, उनमें जब सोवियत संघ का पतन हो गया तो उसके बाद में अमेरिका एकमात्र शक्तिशाली देश बच गया। तो आपको ये आप बड़े आराम से बता सकते थे कि यहाँ पे अमेरिका जो है सबसे शक्तिशाली देश के रूप में उभर कर सामने आया। और सोवियत संघ के पतन के बाद में क्या हुआ? सोवियत संघ के पतन के बाद में जो पुराने समय में सोवियत संघ था वो अलग अलग देशों के अंदर बट गया। ऐसे बहुत सारे जो हैं आपको परिणाम बताने थे, उनमें से केवल एक परिणाम आप कोई भी लिख सकते थे। अगला सवाल है, शॉक थेरेपी से क्या आशय है? शॉक का अर्थ होता है तकलीफ देना और थेरेपी का अर्थ होता है उपचार करना। तो इसको आघात पहुंचाकर उपचार करना इसका शाब्दिक अर्थ है। इसका पूछा गया है कि क्या आशय है, यानी क्या अर्थ है इसका मतलब। तो मैंने जब दूसरा पाठ हमने जब पढ़ा था उसके अंदर हमने बात करी थी, जिसको आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, कि साम्यवादी जो शासन चल रहा था सोवियत संघ के अंदर, उस साम्यवादी शासन के कारण जो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था का पतन हुआ था, उस अर्थव्यवस्था के पतन के बाद में जब उन्होंने पूंजीवाद की ओर अपने आप को बदला, यानी पूंजीवादी जो अवधारणा थी जो अमेरिकी विकास का एक प्रमाण समझी जाती थी उस समय 1991 के समय में जब सोवियत संघ का पतन हुआ था, तो सोवियत संघ ने भी उस पूंजीवादी धारणा की तरफ अपने आप को बदलने की कोशिश करी थी। जब साम्यवादी जो सोवियत संघ है उसने साम्यवादी विचारधारा को छोड़ के, समाजवादी धारणाओं को छोड़ के और पूंजीवाद की ओर अपने आप को बदलने का जो क्रम अपनाया, उस क्रम को बड़ा तकलीफ दे समझा जाता है। यानी उस समय बहुत सारी तकलीफों का सामना जो है रूस और उसके साथ में अन्य जो देश सोवियत संघ के अंदर शामिल थे उन सबको झेलना पड़ा था। इसी को शोक के बाद में थेरेपी, यानी तकलीफ पहले जो समाजवादी रूस के अंदर देखी थी उन्होंने, उन सब तकलीफों का जो उपचार है अब थेरेपी के रूप में कहाँ दिया जा रहा है?
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर जो बदलाव किया जा रहा है उसके माध्यम से उनको पूंजीवाद तक आने में जो उपचार की जरूरत पड़ी है, जिन समाधानों का उपयोग करके उन्होंने अपने आप को पूंजीवाद तक लाए, उन सब को क्या कहते हैं? शॉक थेरेपी कहते हैं। तो आपने बड़े आराम से इन बातों का जिक्र अपने पेपर के इस सवाल के जवाब के अंदर अपनी कॉपी में किया होगा, ऐसी उम्मीद करता हूं मैं। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, मार्शल योजना क्या है? देखिए, मार्शल योजना का हम यही जिक्र करते हैं। मार्शल योजना है जब क्या हुआ था कि दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया था, उसके बाद में अमेरिका और सोवियत संघ दोनों अपने आप को अलग अलग नेता के रूप में सामने पेश कर रहे थे दुनिया के। तो उसी समय जब यूरोप जो है वो पूर्वी यूरोप तो जो था वो सोवियत संघ के साथ में था, जबकि पश्चिमी यूरोप जो था उसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की धारणाओं को अपनाया था और वे पूंजीवाद के समर्थक देश थे। इसलिए वो जो पूंजीवाद के समर्थक देश थे, उन देशों को अमेरिका ने अपने साथ मिलाने के लिए कुछ आर्थिक सहायता पेश की थी, यानी उनको पैसा दिया था ताकि वो भी अपने आप को आगे बढ़ा के औद्योगिकरण को ज्यादा मजबूत कर सकें। इस आर्थिक सहायता की जो योजना अपनाई गई थी उसी को मार्शल योजना के नाम से जानते हैं। कब चलाई थी ये योजना? तो 1947 से 1952 के बीच में। हमारी किताब में साफ साफ दे रखा है, आप देख भी सकते हैं, है ना। किताब में जब आप ढूंढेंगे तो बड़े आराम से मिल जाएगा। तो मार्शल योजना जो है ये अमेरिका द्वारा पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद के रूप में पेश की गई योजना है। आगे चलते हैं। यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं? अब ये बड़ा ही कॉमन सेंस का सवाल है, इसको आपने अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा तो बड़े आराम से कर दिया होगा। जैसे हमारे यहाँ कुछ आंकड़े हैं जो हम बड़े सम्मान के प्रतीक समझते हैं, जैसे 101 रुपयों के मामले में, है ना। जब पैसों के मामले में हम 101, 151 ऐसे कुछ अच्छे आंकड़े मानते हैं। जब कोई सम्मानित करने की बात आती है तो हम ऐसे ही आंकड़ों का धनराशि के साथ में जोड़ के उपयोग करते हैं। इसी तरीके से जैसे हम शुभ कार्यों के लिए 101, 51 या ऐसे रुपयों का उपयोग करते हैं, ठीक इसी तरह यूरोपीय परंपरा के अंतर्गत भी 12 का जो अंक है वो बड़ा ही शुभ माना जाता है। इसलिए वहां के झंडे में वहां की सांस्कृतिक पहचान को दर्शाने के लिए वहां के यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे दिए गए हैं? 12 सितारे दिए गए हैं। अतः आप इसका जवाब आसानी से लिख सकते हैं और इसकी तस्वीर भी अपनी किताब में दी हुई है विश्व राजनीति में। तो यूरोपीय संघ के झंडे में 12 सितारे हैं, इसका उल्लेख भी आपने बखूबी किया होगा। अब हम आगे चलते हैं। प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, हम अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर का जिक्र कर रहे हैं जो कि कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान विषय का अभी हाल ही में आयोजित किया गया है राजस्थान बोर्ड द्वारा। अतः अपने आप को स्टेबल बनाते हुए जिन भी सवालों में गलती हुई है तो अब अगली बार से हमें जब वार्षिक परीक्षा से पहले इन चीजों का वापस रिवीजन करें तो हमें पता रहे कि हमने जो गलतियां की हैं उनकी वजह क्या है। इसको जानने के साथ साथ आप अपना आकलन करते चलें। इस पूरे पेपर के साथ में आप अपनी वार्षिक परीक्षा को बखूबी एक योजनागत तरीके से तैयारी करने के लिए काफी इस्तेमाल कर पाएंगे। इसलिए इसको अपने लिए एक रामबाण औषधि के रूप में मानते हुए और अपना विश्लेषण करने के साथ साथ अपनी पढ़ाई का भी विश्लेषण करते चलें, ताकि आपको वार्षिक परीक्षा जो आने वाली है उसके लिए अच्छी योजना बनाने के लिए और अपने संसाधनों का बखूबी उपयोग करने के लिए मदद मिल सके। फिर हम आगे चलेंगे। स्वतंत्र भारत में कौन सी शासन प्रणाली अपनाई गई है? ये हमने बड़े ही आसानी से आप सभी ने जवाब दे दिया होगा इसका, क्योंकि हमने कक्षा 11 में पढ़ा हुआ है भारत के संविधान की जो पुस्तक है उसके अंदर कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है ना। संसदीय शासन व्यवस्था है भारत में, और इसके बारे में हम प्रस्तावना के अंदर बहुत आराम से जो शुरुआती लाइनें हैं उनके अंदर इसका जो प्रतिबिंब है वो हमें दिखाई देता है कि भारतीय शासन व्यवस्था, जैसे प्रस्तावना की शुरुआती लाइन है कि हम भारत के लोग भारत को एक समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए हम, है ना, संविधान को क्यों अपनाते हैं। ऐसी जो शासन व्यवस्था की जो विशेषताएं हैं इन सबको हमने हमारे संविधान के माध्यम से भारतीय जनता को समर्पित किया है। इसलिए यहाँ पे आपने बड़े आराम से इस सवाल का जवाब दिया होगा कि स्वतंत्र भारत में संसदीय शासन प्रणाली, या जिसको एकात्मक और संघात्मक की विशेषताओं को लिए हुए संसदीय शासन प्रणाली हमारे भारत में अपनाई गई है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है हमारे लिए कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। अब हमने इसका जिक्र किया है योजना आयोग के साथ में कि हमें पता है कि पुराने समय में जब योजना आयोग नाम की संस्था थी वो हमारे भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, अच्छी योजना बनाने के लिए और संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करने के लिए योजनाएं तैयार करती थी, ताकि सरकार उनके माध्यम से अर्थव्यवस्था को गति प्रदान कर सके या आगे बढ़ा सके।
अब हमारी सरकार ने नवाचार करते हुए यानी इसमें बदलाव करते हुए इसके कामकाज को, इसकी शक्तियों को और ज्यादा संशोधित करते हुए इसको एक नई संस्था के रूप में स्थापित किया है 1 जनवरी 2015 को। उसका नाम है नीति आयोग। इस नीति आयोग का अध्यक्ष तो होता है प्रधानमंत्री, जैसा कि हमें ज्ञात है, और इसका पहला जो उपाध्यक्ष बनाया गया था वो था अरविंद पनगड़िया। आप सबने अगर थोड़ा सा भी इस पे चर्चा की होगी क्लास में या क्लास से बाहर, तो बड़े आराम से इस सवाल का जो है जवाब दे दिया होगा, क्योंकि अरविंद पनगड़िया बहुत फेमस आदमी है। फेमस व्यक्ति होने के कारण इनको लगभग हर बच्चा अपने विद्यालय जीवन में एक ना एक बार जरूर पढ़ता है कहीं ना कहीं। या तो हो सकता है कि सरकार संबंधित कोई भी चर्चा की जाए स्कूल में या फिर अन्य जगहों पे, तो वहां पे इनके बारे में अवश्य चर्चा की जाती है, क्योंकि नीति आयोग बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है सरकार के लिए। अगला सवाल है हमारे लिए, इंदिरा गांधी द्वारा किए गए किन्हीं 2 कार्यों को लिखिए। इंदिरा गांधी के लिए प्यारे बच्चों बहुत सारे काम हमारी पुस्तक में लिखे हुए हैं, बाकायदा अलग से एक हाईलाइट बॉक्स में इसके बारे में जिक्र किया गया है, जिनका मैं आपको एक बार दिखाता हूं। हमारी पुस्तक में हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इंदिरा गांधी के बारे में बाकायदा एक पैराग्राफ के अंदर बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। इन सारी बातों के अंदर हमें केवल 2 काम पूछे गए थे। आप इनमें से कोई भी 2 काम है जो इंदिरा गांधी के बारे में लिख सकते थे, जैसे कि इंदिरा गांधी ने कौन से विशेष काम किए हैं। एक तो 1971 के चुनाव में उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, जिसके आधार पर देश की जो आर्थिक स्थिति है, जो कमजोरियां थी, उनको देश के सामने रखा था। उसके अलावा 1971 के अंदर जो लड़ाई लड़ी गई थी वो भी इंदिरा गांधी के नेतृत्व में लड़ी गई थी। और उसके अलावा क्या कह सकते हो आप, जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, है ना। इसके बाद में प्रीवी पर्स की समाप्ति, यानी राजाओं को जो विशेषाधिकार आजाद भारत के समय में 1947 में दिए गए थे, उन सबको इंदिरा गांधी ने समाप्त किया था, है ना। और भी बहुत सारे, जैसे परमाणु परीक्षण है जो इंदिरा गांधी के समय में ही किया गया था। आपको पता है 1974 का जो परमाणु परीक्षण, हमारे पेपर में सवाल भी है उसके बारे में, तो ये भी जो है इंदिरा गांधी के समय में किया गया था। अतः इनमें से कोई भी 2 काम आपको बताने थे कि ये दोनों काम जो है इंदिरा गांधी ने किए हैं। अगला सवाल है ठीक इसी पार्ट से जुड़ा हुआ या इंदिरा गांधी से जुड़ी हुई घटना से अगला सवाल पूछा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है कौन से अनुच्छेद के माध्यम से की जाती है। कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए उपयोग किया जाता है। अब आपको पता है कि आपातकाल से संबंधित जो प्रावधान है 3 अनुच्छेदों में दिए गए हैं, अनुच्छेद 352, 356 और 360। लेकिन यहाँ पे इंदिरा गांधी ने कौन से अनुच्छेद का उपयोग किया है उसका हमें जवाब देना है। तो यहाँ पे हम बड़े आसानी से इसका जवाब दे पाएंगे। चलिए पहले इसका जो सोर्स है या जहां से ये सवाल उठाया गया है उसको देखते हैं। भारतीय राजनीति की पुस्तक में आप जब इंदिरा गांधी के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें आपको साफ साफ दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए मैंने हाईलाइट किया है इसको, आप देख सकते हैं कि 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी के समय में आपातकाल की घोषणा की गई है। इसमें क्या आरोप लगाया था या क्या आधार बताया गया था, तो देश में आंतरिक गड़बड़ी की आशंका है, यानी आंतरिक जो परिस्थितियां हैं वो देश की शासन व्यवस्था चलाने के लिए अनुकूल नहीं है, जिनके माध्यम से सरकार ठीक तरीके से काम नहीं कर सकती, ऐसा इंदिरा गांधी का कहना था। और 25 जून 1975 की मध्य रात्रि को ये जो है आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। इसके अंदर यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत इस आपातकाल की किस आधार पे, देश में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पे 25 जून 1975 को है आपातकाल की घोषणा की गई है। तो इस सवाल का जवाब भी बड़े आराम से आपने दे दिया होगा, ऐसी उम्मीद करता हूं। अगला सवाल है हमारे सामने, क्या पूछा गया इसके अंदर कि प्रतिबद्ध न्यायपालिका, है ना, प्रतिबद्ध न्यायपालिका तथा नौकरशाही में क्या अभिप्राय है। अर्थात प्रतिबद्ध न्यायपालिका और नौकरशाही का क्या अर्थ होता है। प्रतिबद्ध का मतलब होता है, देखिए अंग्रेजी में इसको कहते हैं कमिटेड, यानी कोई किसी के प्रति यूं वचनबद्ध हो जाए। कोई भी संस्था है या कोई व्यक्ति है तो फिर वो उसी के प्रति अपनी वफादारी दिखाने का प्रयास करता है। जैसे कि अगर न्यायपालिका और नौकरशाही यानी सरकारी जो कर्मचारी हैं और हमारी जो न्याय व्यवस्था है भारत के संविधान के अनुसार स्थापित, वो अगर सरकार के कहे अनुसार काम करने लग जाए तो उसको सरकार के प्रति प्रतिबद्ध न्यायपालिका और नौकरशाही कहा जा सकता है। तो यहाँ पे आपको जवाब क्या लिखना था कि अपनी जो वचनबद्धता है उसके प्रति संस्थाएं पूर्ण रूप से निष्ठा के अनुसार काम करती रहें, वो प्रतिबद्ध न्यायपालिका या नौकरशाही के रूप में पहचानी जा सकती है। तो यहाँ पे आप अपने शब्दों में इसको अन्य तरीकों से भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका जवाब यही है कि जिस भी संस्था या जिस भी
नियमावली के अंतर्गत कोई भी संस्था हो या कर्मचारी, अगर उसने जो प्रतिबद्धता दिखाई है, जो प्रतिबद्धता यानी उसकी वचनबद्धता, जिसको उसने वचन दे दिया है कि मैं आपके प्रति वफादारी से काम करने का जिम्मा उठाता हूं, तो फिर उसको उसी के अनुसार आगे काम करना पड़ता है। और यहाँ पे प्रतिबद्ध न्यायपालिका और नौकरशाही दोनों का यही अर्थ लिया जाता है। फिर अगला सवाल हमारे लिए है कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं का आधारभूत सिद्धांत क्या है। आधारभूत यानी किन आधारों पे ये अपनी मांगों को हैं या अपने जो समस्याएं हैं उनको किस आधार पे सरकार के सामने पेश करते हैं। तो हमने जब क्षेत्रीय आकांक्षाओं के जो पाठ का अध्ययन किया था उस समय हमने खूब अच्छे से जिक्र किया है इसका कक्षा में कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं, सबसे पहले तो इनको स्वायत्तता की मांग होती है, यानी ये अपनी अलग पहचान को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। दूसरा, ये अपनी नियमाचार और अपनी सरकार का स्वयं गठन करना चाहते हैं, जिससे कि ये अपने क्षेत्र विशेष के ऊपर शासन व्यवस्था अपने अनुसार स्थापित कर सकें। और इस आधार पे आप अन्य बातें भी, इनकी विशेष पहचान को दर्शाने वाले आधारों को इसमें शामिल कर सकते हैं। केवल 1 नंबर का सवाल है तो इसलिए आप 2 बातें भी लिख देते हैं, तो इसका पर्याप्त आपको जो पूर्णांक है 1 नंबर वो आसानी से मिल जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। पूछा गया कि भारत और भूटान के संबंधों पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। हम जब विश्व राजनीति की चर्चा करते हैं तो विश्व राजनीति की पुस्तक में सीधा सीधा इन दोनों के बारे में जिक्र किया हुआ है, एक बार आप नजर डालिए उस पे। तो पुस्तक के पेज नंबर 76 पे साफ साफ हमें ये दिखाई दे रहा है कि विश्व राजनीति के अंदर भारत और भूटान के संबंधों की चर्चा की गई है। आप इसके संबंधों के बारे में यहाँ अगर आपने ठीक से अध्ययन किया है तो भारत और भूटान के संबंधों के बारे में यहाँ पे काफी विस्तार से चर्चा की गई है। इस विस्तृत चर्चा के बारे में आप कुछ बातें जो हैं इस प्रश्न के जवाब में लिख सकते थे, जैसे कि भारत और भूटान के बीच में अच्छे मित्रतापूर्वक संबंध हैं। इसी के साथ में कुछ जो आतंकी गतिविधियां होती हैं उनको भूटान भारत के विरोध में उपयोग करने से रोकने के लिए मदद करता है। साथ ही साथ भारत भूटान की मदद करने के लिए जैसे बहुत सारी परियोजनाएं चलाता है। उदाहरण के लिए यहाँ भी एक पनबिजली की परियोजना के बारे में जिक्र किया हुआ है। इसी के साथ में भारत और भूटान के बीच में अनेक व्यापारिक जो गतिविधियां हैं उनका भी उपयोग संचालन किया जाता है। आप ऐसी कई सारी गतिविधियों में से कुछ 2-3 बातों का भी जिक्र यहाँ करते हैं तो बड़े आराम से इस सवाल का जवाब जो है पूरा हो जाता है। आगे चलते हैं। आगे पूछा है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। बच्चों, जब हमने क्लास में चर्चा की तो हमने बड़े अच्छे से इस बात को समझने की कोशिश की थी। ग्लोबल वार्मिंग आज के समय में जो ग्रीन हाउस गैसें पर्यावरण में ज्यादा बढ़ रही हैं उनके कारण वैश्विक तापमान में जो है वृद्धि हो रही है। और उस वृद्धि से क्या नुकसान हो रहा है हमें कि जो पहाड़ों के रूप में जो बर्फीले पहाड़ जमा हैं उन बर्फीले पहाड़ों को तापमान अधिक होने की वजह से अपने प्राकृतिक अवस्था बनाए रखने में समस्या होती है। जैसे कि बर्फ है जो अधिक मात्रा में पिघलने लगती है और जब बर्फ ज्यादा मात्रा में पिघलती है तो नदियों के माध्यम से वो पानी जो बर्फ के रूप में जमा है वो समुद्र में आता है और समुद्र का जल स्तर धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है। ऊपर बढ़ने के कारण जैसे हमने कई छोटे छोटे देशों का उदाहरण लिया है, जैसे कि हमने सबसे पहले लिया था मालदीव का, कि हमने आने वाले समय में कुछ सालों तक अगर ऐसा ही निरंतर जारी रहा तो मालदीव जैसे देश हैं वो आधे से ज्यादा जो है पानी के अंदर समा जाएंगे, यानी पानी में डूब जाएंगे। तो ये ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापमान वृद्धि के कारण हो रहा है। इसके बारे में भी आपने बखूबी जवाब लिखा होगा, पूरी उम्मीद है मुझे इस बात की। अगला सवाल है, अपरोध से क्या आशय है। अपरोध का सीधा सीधा अर्थ होता है बच्चों, हमने पाठ्य पुस्तक के अंदर बहुत अच्छे से चर्चा की है कि किसी भी परमाणु हथियारों से संबंधित हमलों के बारे में जब हमने चर्चा की थी तो हमने अपरोध के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था। जैसे कहा गया है कि अपरोध की जो धारणा है उसको रोक और संतुलन के नाम से भी जाना जाता है। कैसे? जैसे हमने पढ़ा था कि जब 2 देश हैं वो आपस में परमाणु हथियारों से संपन्न हैं, यानी दोनों के पास परमाणु हथियार है, तो कोई एक देश दूसरे देश पे परमाणु हथियार से हमला करता है, परमाणु बम फोड़ता ले जाके उसके ऊपर हमला करता है, तो जवाबी हमला यानी दूसरे देश जिस पे हमला किया गया वो भी उसके ऊपर अपने नुकसान को समेटने के बाद या अपनी स्थिति को वापस स्टेबल करने के बाद में जब जवाबी हमला करता है यानी उसको जवाब देने के लिए खड़ा होता है, तो उस समय वो भी क्या करेगा, परमाणु हथियार से हमला करेगा।
और अगर जब जवाबी हमला भी परमाणु हथियार से होगा तो जो हमला करने वाला देश होता है उसको ये पता है कि नुकसान हमारा भी उतना ही होगा जितना सामने वाले देश का हुआ है। तो इसलिए जो ये डर होता है दोनों देशों के मन में कि हम परमाणु हथियार से हमला करेंगे तो हमारे ऊपर भी जवाब में परमाणु हथियार से हमला किया जाएगा, इस डर को ही हम अपरोध का नाम देते हैं। अपरोध यानी ये हमें हमला करने से रोकता है ना। तो इससे रोक मतलब हमले से रोकने का काम, और संतुलन का मतलब होता है इससे कि जो लड़ाई झगड़ों को रोकने के बाद में जो वैश्विक राजनीति है उसके अंदर संतुलन की स्थिति को स्थापित किया जाता है। इस कारण से अपरोध के बारे में यहाँ आपसे सवाल पूछा गया है। निशस्त्रीकरण को भी आप बड़े आराम से समझ जा सकते हैं, यानी हथियारों को कम करना या उनकी संख्या में कमी लाना निशस्त्रीकरण के अंतर्गत आता है ना। अब हम आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या पूछा गया हमसे? पूछा है कि प्राकृतिक वनों से कोई 4 लाभ बताइए। बहुत सिंपल सवाल है और इसके बड़े आराम से आपको 4 लाभ बताने थे। जैसे कि प्राकृतिक वन है हमारी जलवायु के जो संतुलन को है बनाए रखते हैं, और इसके अलावा हमारे प्राकृतिक जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसका भी संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। यहाँ पे हम विश्व राजनीति के अंदर जब प्राकृतिक संसाधनों के अध्याय के अंदर चर्चा करते हैं तो हमें साफ साफ दिखाई देता है कि जैसे हमारे जलवायु को संतुलित करने के लिए भी प्राकृतिक वनों का उपयोग होता है, साथ ही ये जल चक्र को भी संतुलित बना के रखता है। यानी हमारे पृथ्वी के ऊपर जो समुद्री क्षेत्र फैला हुआ है उसके माध्यम से जल का वाष्पीकरण होकर बादलों के अंदर जो जाता है, फिर वहां से वापस वर्षा के माध्यम से वही जल पृथ्वी के ऊपर आता है और फिर वही जल अनेक जो हमारे जल स्रोत हैं उनके अंदर फैल जाता है। तो ये जल चक्र जो चलता रहता है, बारिश का होना, फिर जल का वापस जमीन पे आना, फिर बह के समुद्रों में चले जाना, कुछ जल है जो जमीन के अंदर अवशोषित कर लिया जाता है। ये जल चक्र भी है जो प्राकृतिक वनों के माध्यम से संतुलित बना रहता है। इसके अलावा प्राकृतिक वनों के माध्यम से हमें क्या लाभ होता है? और हमारी जैव विविधता को, है ना, जैव विविधता मतलब बहुत सारे जीवों के जो रहने के आवास होते हैं वो भी प्राकृतिक वनों के अंदर होते हैं, और जीव तब तक सुरक्षित रहते हैं जब वो अपने प्राकृतिक आवासों के अंदर रहते हैं, यानी वनों में रहते हैं। अगर हम जैसे किसी पालतू जीव को जो जंगल में रहने का आदी होता है, यानी वहां रह के वो खुश रहता है, बड़े आराम से उसका विकास होता है, तो अगर हम उसको जबरदस्ती हमारे जो मकान होते हैं उनके अंदर लाके रखेंगे तो वो उस तरीके से आसान जिंदगी जी नहीं पाएगा और वो कुछ ही दिनों में अपने आप को बड़ा कमजोर महसूस करने लगेगा, यानी उसकी जो शारीरिक हालत है वो धीरे धीरे बिगड़ जाती है। ऐसा हमने कई बार आकलन किया होगा और आप आगे भी ऐसी चीजें देख सकते हैं। फिर इसके बाद में क्या कहता है, जैसे पर्यावरण जो प्रदूषण होता है ना, जिसकी वजह से पारिस्थितिकी तंत्र हमारा जो है उसको नुकसान पहुंचता है, उसकी सुरक्षा करने के लिए भी हमें प्राकृतिक वनों के सुरक्षित होने की आवश्यकता होती है। यानी प्राकृतिक वनों की सुरक्षा हमारे लिए पारिस्थितिक तंत्र को भी क्या करती है, संतुलित बना के रखती है, जिससे कि हमारा जो पर्यावरण है उसका एक प्राकृतिक चक्र है वो चक्र आसानी से चलता रहता है। तो इसलिए हमें ऐसे कुछ 2-4 जो प्रकार हैं प्राकृतिक वनों के लाभ के, वो हमें यहाँ पे बताने थे। उम्मीद है कि आपने बड़े आसानी से इस सवाल का जवाब दिया होगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल हमसे पूछा गया है, क्या कह रहा है कि रियो डी जेनेरियो, जो कि हमारे एबेसडे का पहला सवाल था, उसमें पूछा गया था कि जो ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो, उसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल पूछा गया है। कहा गया है कि रियो पृथ्वी सम्मेलन के 2 परिणाम बताइए, यानी उस सम्मेलन को आयोजित करने के बाद में कौन से 2 जो ऐसे अच्छे काम हैं जो हमारे सामने उपस्थित हुए। जैसे कि हम बात करते हैं तो हमने पढ़ा था कि प्राकृतिक संसाधनों के अध्याय में कि रियो डी जेनेरियो में जो पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था 1992 के अंदर, उसके अंदर कुछ विशेष कामों को है जो आकार दिया गया था। जैसे हम बात करते हैं उसी पार्ट में तो हमने पढ़ा था कि उसमें जो पर्यावरण प्रदूषण, यानी जैसे ग्लोबल वार्मिंग की हमने अभी चर्चा की थोड़ी देर पहले 13वें सवाल में, तो ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ऐसी घटनाओं को कम करने के लिए, यानी उस तापमान की वृद्धि को रोकने के लिए विकसित और विकासशील देशों की जिम्मेदारियों को अलग अलग करके इस सम्मेलन में 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में पेश किया था। यानी तब हमें पता चला था कि जो छोटे देश हैं या जो गरीब देश हैं उनको कितना प्रयास करना है और जो विकसित यानी अमीर देश हैं उनको कितना प्रयास करना है, जिससे कि जो वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है उसको रोकने के प्रयास किए जाएं। दूसरा, एजेंडा 21 नाम के कुछ
जैव विविधता और वनों की सुरक्षा से संबंधित नियम तय किए गए थे। एजेंडा 21 के रूप में ये तौर तरीके बताए कि कैसे हमें जैव विविधता की सुरक्षा करनी है। इसके अलावा और बहुत सारे काम जो हैं इसी सम्मेलन में किए, जैसे उदाहरण के लिए सतत विकास की जो अवधारणा है, यानी वर्तमान में जिन संसाधनों का उपयोग हम कर रहे हैं उनको आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रखते हुए किस तरीके से काम में लेना है, ये भी कब तय किया गया था? 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में ही तय किया गया था। तो इनमें से आप कोई भी दो जो परिणाम है उनका उल्लेख इसमें किया होगा आपने, ऐसी पूरी संभावना जताई जा सकती है ना। हो सकता है कि ऐसे सवालों का जवाब देने में आपको थोड़ी सी कठिनाई हो, लेकिन इनका थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ में आप सोच विचार करें तो उसी समय हाथों हाथ आपको, जब पृथ्वी का सम्मेलन आयोजित किया गया तो सिंपल सी बात है कि हमारे दिमाग में इतनी बात तो आती है कि पृथ्वी को बचाने के लिए कुछ ना कुछ किया होगा, क्योंकि पृथ्वी अपने आप में तो स्थिर है और जो गतिमान जो ग्रह है उसके रूप में तो ये पुराने समय से चली आ रही। तो अब वर्तमान में तो ऐसा तो है नहीं कि कोई नई पृथ्वी बनाई जा रही है। सिंपल सी बात है कि हमें पृथ्वी को बचाने के लिए उसके किसी न किसी जो नकारात्मक प्रभाव हमें दिखाई दे रहे हैं, जैसे ओजोन परत का क्षरण हो रहा है ना, जिसकी वजह से जो अल्ट्रावायोलेट किरणें हैं, तो इन सब घटनाओं की वजह से हमारे पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है और उन सब को रोकने के लिए जो प्रयास किए गए वो सब भी पृथ्वी सम्मेलन में किए गए हैं। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार लिखिए। हमने भारतीय राजनीति की जो पुस्तक पढ़ी है उसके अंदर बहुत अच्छे से एक अलग हाईलाइट बुक्स के अंदर भीमराव अम्बेडकर के बारे में बहुत सारे विचार लिखे हुए हैं, जैसे कि उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में क्या भूमिकाएं निभाई हैं, संविधान निर्माण के पश्चात उनको क्या जिम्मेदारियां दी गई थी जिनको उन्होंने कितने बखूबी निभाया है। हिंदू कोड बिल की चर्चा की जाती है जब भी भीमराव अम्बेडकर की बात करते हैं। कानून निर्माण के लिए उन्होंने हिंदू कोड बिल लाने का प्रयास किया था जो कि असफल हो गया था, उसके कारण उन्होंने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो उनके विचारों के अंदर शामिल है, तो उनमें से आपको कुछ 2 या 3-4 बातों का यहाँ पे उल्लेख करना था, ये भी आपने बखूबी किया होगा। अगला सवाल है कि पहले 3 चुनावों में एक दलीय प्रभुत्व को लिखिए। यहाँ पे आपको जिक्र करना था कि कांग्रेस जो इतनी शक्तिशाली पार्टी के रूप में पहले 3 चुनावों में अपने प्रभाव को जमाने में सफल हो पाई, उसके पीछे कौन सी वजह थी। इसके पीछे आप हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत का जिक्र कर सकते हैं, यानी कांग्रेस ने किस तरीके से बढ़ चढ़ के उस आंदोलन में हिस्सा लिया। सभी जो नेता मुख्य रूप से जिन्होंने भारत को आजाद करवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो सब कांग्रेस के अंदर शामिल थे और कांग्रेस ही वो सबसे बड़ा दल था जिसने भारतीय जो स्वतंत्रता का आंदोलन था उसको बखूबी अंजाम तक पहुंचाने में देश का है नेतृत्व किया था। इसलिए हम कांग्रेस के पहले 3 आम चुनावों में कांग्रेस के प्रभाव को देखते हैं कि आम जन का जुड़ाव जो है उस समय कांग्रेस के साथ में था। अतः यहाँ पे आपने बड़े आराम से कांग्रेस के बारे में ये 2 नंबर की जो बातें आपसे पूछी गई हैं 50 शब्दों के अंदर, तो इनका वर्णन किया होगा, है ना। कांग्रेस की जो चर्चा हमने हमारी क्लास में की थी उसमें मैंने बहुत सरल शब्दों में आपको कांग्रेस के प्रभाव को समझाने का प्रयास किया था और आपने बखूबी उन चीजों को सुना भी था। जितनी बातें आपके दिमाग में रह पाई उनको भी आपने यहाँ पे लिखा है, तो आपका जवाब बहुत अच्छा तैयार हुआ होगा। अगला सवाल हमसे पूछा गया है विदेश नीति क्या होती है, समझाइए। अब यहाँ पे इसमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, शब्द से हम जवाब ढूंढ सकते हैं। अगर हमारा दिमाग उसी समय हमारे साथ था परीक्षा हॉल में तो हम विदेश नीति यानी दूसरे देशों के साथ में हमारे जो संबंधों के लिए नीतियां अपनाई जाती है वो सब विदेश नीति के अंदर शामिल होती है, सामान्य शब्दों में अगर हम बात करें तो। और इसको थोड़ा सा और गहराई से समझने की कोशिश करें तो हम इनमें विशेष क्षेत्रों का जिक्र कर सकते हैं, जैसे कि सामाजिक जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं उनका प्रभाव हम एक से दूसरे देश पे देखते हैं, ये विदेश नीति के अंदर किस तरीके से प्रभाव डालते हैं। जैसे मान लो कोई दूसरे देश राष्ट्र के प्रमुख आते हैं हमारे देश में तो उनके साथ में अन्य लोग आते हैं, वो अपनी संस्कृति को लेकर भारत आते हैं और भारतीय संस्कृति को लेकर अपने देश में जाते हैं, यानी उन चीजों से हम एक दूसरे को प्रभावित किए बिना नहीं रहते। इसमें विदेश नीति क्या काम करती है, विदेश नीति दूसरे देशों की संस्कृति का सम्मान करना, उनके व्यापार आदि को हमारे भारतीय नीतियों के अनुकूल नीतियां तैयार करके एक साथ जोड़ना, वहां के उत्पादन की गई वस्तुओं का हमारे देश में उपयोग करना, उसके अनुकूल नीतियां निर्माण करना और हमारे देश की जो वस्तुएं निर्मित की जा रही हैं उनका विदेशों में व्यापार के माध्यम से विक्रय करना।
इन सब के जो प्रयास हम करते हैं एक दूसरे देश को आगे बढ़ाने के लिए, मिलजुल के जो प्रयास किए जाते हैं, वो सब विदेश नीति का अंग समझे जाते हैं। अतः इसका जवाब देना मुझे नहीं लगता कि बहुत मुश्किल रहा होगा आपके लिए, और आपने बड़े आराम से इसका जवाब दे दिया होगा। आगे चलते हैं। क्या पूछा गया है? भारत और चीन के मध्य सीमा विवाद क्या था, स्पष्ट कीजिए। देखिए, हम सीमा विवाद का ज्यादा विस्तार से यहाँ चर्चा नहीं कर पाएंगे। हमने क्लास में जब जिन बच्चों ने मेरे से इस लेक्चर के अंदर वार्तालाप और इंटरेक्टिव मेथड के माध्यम से हमने इसकी बात की थी, जिसमें अगर जो भी बच्चा शामिल रहा है तो उसको बड़े आराम से इस सवाल का जवाब देने में आसानी रही होगी। हमने चर्चा की थी क्लास के अंदर कि भारत और चीन के मध्य सीमा विवाद जो है वो प्राथमिक रूप से नहीं था, है ना। इस सीमा विवाद की छुटपुट हरकतें तो चीन की तरफ से पहले से की जा रही थी, आजाद भारत के पहले से भी। लेकिन चूंकि उस समय अंग्रेजों का शासन भारत पे था और कुछ चीनी व्यापार पे भी अंग्रेजों का नियंत्रण था, इसलिए चीन का इतना कोई खास दबदबा था नहीं। लेकिन जैसे ही चीन आजाद हो गया और भारत आजाद हो गया, तो उसके बाद में इनके आपसी रिश्तों के अंदर जो कड़वाहट है उसका कारण बनी सीमा विवाद। सीमा विवाद को लेकर चीन हमेशा ये कहता है कि, जैसे दावा करता है कि जो अंग्रेजों ने जो मैकमोहन रेखा तय की है वो हमारे लिए अब वैलिड नहीं है और हम इसका पुनर्सीमांकन करना चाहते हैं, जबकि भारत इसके पक्ष में नहीं था। तो शुरुआत से तो ये सीमा विवाद था, लेकिन बाद में आपने और मैंने जब क्लास में चर्चा की तो हमने तिब्बत के मसले पर भी चीन का जो रुख है वो बहुत कड़वा था, इसके बारे में भी हमने चर्चा की। इसमें दलाई लामा की भूमिका के बारे में हमने चर्चा की है। फिर हमने देखा कि 1962 के अंदर जब चीन ने भारत पे आक्रमण किया तो उस समय अक्साई चीन का जो हिस्सा है जम्मू कश्मीर के पास में और अरुणाचल प्रदेश के बहुत सारे इलाके हैं उनके ऊपर भी चीन ने अपना कब्जा जमा लिया था। हालांकि उस समय कुछ क्षेत्रों को चीन ने वापस छोड़ दिया था, लेकिन वो बहुत लंबी कहानी है जिसकी हमने क्लास में चर्चा करी है। यहाँ पे हम इन्हीं जो सीमा विवादों को लेके जो चर्चा की गई है उसके कुछ बातों का अंश आपको यहाँ पे उल्लेख करना था और आपने बड़े आराम से इनको कर भी दिया होगा। अगला सवाल हमसे पूछा गया है, श्रीलंका के जातीय संघर्ष का वर्णन कीजिए। देखिए, बहुत लंबी कहानी है लेकिन छोटे से शब्दों में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि श्रीलंका के अंदर जो स्थानीय समुदाय था सिंगली, जो मूल श्रीलंका के निवासी थे, और जो तमिल थे जो भारतीय तमिलनाडु राज्य से वहां पे व्यापार आदि के लिए अंग्रेजों द्वारा ले जाके बसाए गए थे, उनके बीच में अधिकारों को लेकर लड़ाई थी। और इन लड़ाई के कुछ नेता ऐसे खड़े हो गए इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे हमारे भारतीय तमिलों ने तो एक लिट्टे नाम का संगठन बनाया, जिसने कि भारतीय तमिलों की जो आवाज है, जो समस्याएं हैं, उनको श्रीलंका की सरकार तक पहुंचाया। और जब श्रीलंका से सरकार से उनको समाधान नहीं मिला तो उन्होंने भारतीय सरकार के पास में भी ऐसे समाधानों को प्राप्त करने के लिए प्रयास किए। इसके बाद में भारतीय सरकार ने कुछ हद तक शांति सेना भेज के और प्रयास किए, लेकिन वो भी पूर्ण रूप से सफल नहीं मानी जाती। ये संघर्ष काफी दिनों तक चलता रहा। सिंगलियों और भारतीय तमिलों के बीच में अधिकारों को लेकर लड़ाइयां होती रही, लेकिन अंत में इसका आज तक भी कोई स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। तो इसके बारे में आप जातीय संघर्ष के बारे में कुछ अपने शब्दों में कहानी के रूप में इसका वर्णन कर सकते थे। फिर 22वां सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के उद्देश्य बताइए। तो बड़े सरल से शब्दों में आप इसके उद्देश्य बता सकते थे कि सबसे पहले तो हम छोटे से शब्दों में जब इसकी बात करते हैं, चर्चा शुरू करते हैं, तो हम बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना जिस उद्देश्य के लिए की गई थी, विश्व शांति के लिए, उसको राष्ट्र संघ पूरा नहीं कर पाया और फिर दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। तो उसके बाद में राष्ट्र संघ की कार्यशैली और उसकी संरचना में बदलाव करने का सभी राष्ट्रों ने मिलकर निर्णय किया। और जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ नाम से उसका उत्तराधिकारी नया संगठन बनाया गया। इसका मूल उद्देश्य क्या था? अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित करना, है ना, देशों को आपसी सहयोग के लिए आगे बढ़ाना और वैश्विक जो समस्याएं हैं उनका समाधान करना, शांतिपूर्ण तरीके से लोगों में बातचीत के माध्यम से विवादों को हल करना। ऐसे कुछ विशेष उद्देश्य इसके लिए तय किए गए थे, जिसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। अतः 22वां प्रश्न का जवाब आपको इन बिंदुओं के आधार पर लिखना था। फिर अगला प्रश्न 23वां है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते आतंकवाद के कारणों की समीक्षा कीजिए। आतंकवाद एक बुराई के रूप में हम जैसे कि जानते हैं बच्चों, आतंकवाद का मूल उद्देश्य क्या होता है कि ये सरकारों को अपने निजी हितों या कुछ समुदाय विशेष के साथ जुड़ के कुछ उग्रवादी लोग अपने निजी हित या सामुदायिक हितों को पूरा करवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। अब उस दबाव के लिए
ये क्या करते हैं, सामान्य लोगों को मारने की कोशिश करते हैं ताकि सरकार उससे आतंकित हो जाए, इनकी बातों को मानने की जो है हरकत में आए। इसके अलावा भी ये कुछ प्रयास करते हैं, जैसे कि कुछ प्रतिष्ठित लोगों को बंदी बना के या फिर कुछ आम नागरिकों को वाहन समेत अपहरण करके। ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे आतंकवाद जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार बढ़ रहा है। हमने हाल ही में कुछ समय पहले अमेरिका के जिस 2001 के हमले की चर्चा की थी, उसके अंदर हमने बात भी करी थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब अमेरिका जैसे सुदृढ़ शक्तिशाली देश पे आतंकवादी हमला करते हैं 2001 में, तो उसके बाद में अमेरिका को भी काफी साल लग जाते हैं इसका मुकाबला करने के लिए। लेकिन आज तक भी अमेरिका पूर्ण रूप से ऐसा दावा नहीं कर सकता कि वो आतंकवाद से मुक्त हो गया है। तो आतंकवाद के बढ़ने के कारण यही है कि वो अपने सामुदायिक हितों को या फिर कुछ विशेष लोगों के हितों को पूरा करवाने के लिए सरकारों से आए दिन हमलों के माध्यम से या फिर गोला बारूद बम धमाकों के माध्यम से अपनी बात मनवाने का प्रयास करते हैं। यही आतंकवाद के कुछ विशेष कारणों में शामिल किए जा सकते हैं। अगला सवाल था हमारे लिए, आया राम गया राम की राजनीति पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इसके अंदर आपको बड़े आराम से समझना था कि आया राम मतलब कोई नेता आ रहा है और कोई नेता जा रहा है, मतलब दल बदल के बारे में आपको यहाँ पे जिक्र करना था। यहाँ पे गयालाल नाम के विधायक को आधार बना के हरियाणा की राजनीति के ऊपर यह टिप्पणी की गई थी हमारी भारतीय राजनीति की पुस्तक में, लेकिन आपको यहाँ पे दल बदल के बारे में बताना था, है ना। और आपने बड़े आसानी से इन शब्दों के पकड़ के, यानी आया राम गया राम, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आने जाने की जो कहानी है उसके आधार पे आपको यहाँ पे जवाब देना था, और आपने बड़े आसानी से इसके बारे में संक्षिप्त शब्दों में यानी थोड़े से शब्दों में अपनी बात को रखने का प्रयास किया भी होगा। अगला सवाल हमसे पूछा गया था कि आपातकाल की स्थिति में, यानी जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो जाती है, उस समय सरकार को कौन सी विशेष शक्तियां हैं जो प्राप्त हो जाती है, यानी कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो राज्य सरकार को बर्खास्त करके केंद्र सरकार अपने हाथ में ले लेती है, केवल केंद्र सरकार उन शक्तियों का उपयोग कर सकती है। तो देखते हैं, इन पे एक नजर डालने की कोशिश करते हैं। जब हम भारतीय राजनीति की पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे, उस समय हमने इस पर चर्चा की थी कि जब राष्ट्रीय आपातकाल इंदिरा गांधी के समय में 1975 में लगाया गया था, तो उस समय में इंदिरा गांधी की सरकार को कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त हुई थी। जैसे ही आपातकाल की घोषणा होती है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी पुस्तक में जिक्र किया हुआ है कि आपातकाल की घोषणा के साथ में शक्तियों के बंटवारे का जो संघीय ढांचा है वो समाप्त हो जाता है ना। और सारी शक्तियां कहाँ चली जाती है, केंद्र सरकार के पास में चली जाती है, यानी जो राष्ट्रीय सरकार है केवल उसके हाथ में राज्यों का और केंद्र का दोनों का शासन आ जाता है। इसी के साथ में सरकार उस समय अगर चाहे तो जो हमारे नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं उनको रोक सकती है, यानी उनमें कुछ कटौती कर सकती है या उनमें से कुछ अधिकारों को सस्पेंड कर सकती है। और इसके अलावा इस आपातकाल की स्थिति को असाधारण स्थिति भी कहा जाता है, यानी ऐसी स्थितियां सामान्यतः नहीं आती है। तो लोकतांत्रिक जो तरीके से कामकाज किए जाते हैं सरकार के, वो भी उस समय में नहीं किए जा सकते। तो फिर सरकार अकेली जो है मुखिया रहती है, केंद्र सरकार ही इसके अंदर। इसी कारण से ये विशेष शक्तियां हैं जिनको केंद्र सरकार के द्वारा उपयोग किया जाता है आपातकाल के दौरान। तो इन बातों का जिक्र आपने अपने उत्तर में जरूर किया होगा। अगला सवाल हमसे पूछा गया था कि जम्मू कश्मीर समस्या के मुख्य विवाद क्या थे। अब हमने जब राष्ट्रीय एकीकरण की बात करी थी, उस समय हमने पढ़ा था कि 565 देशी रियासतें थीं और उन 565 में से अधिकांश रियासतें तो भारत में शामिल होने को राजी हो गई थी, लेकिन 4 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने भारत में शामिल होने से पहले आनाकानी करने की कोशिश की थी। जैसे कि जम्मू कश्मीर पहली है, फिर जूनागढ़ है, उसके बाद हैदराबाद है और एक मणिपुर है। इनमें से हमसे जम्मू कश्मीर के बारे में जिक्र किया है, पूछा है कि जम्मू कश्मीर के साथ क्या समस्याएं थी। तो हमने जब भारत आजाद हुआ था उस समय की कहानी पढ़ी, तो हमने देखा था कि जो जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह थे वो भारत के अंदर शामिल होना नहीं चाहते थे। तो फिर वो अपने आप को ना तो पाकिस्तान में ले जाना चाहते थे और ना भारत में रहना चाहते थे। वो खुद को स्वतंत्र रियासत के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन जैसे ही भारत आजाद हुआ तो पाकिस्तान के जो उग्रवादी समूह हैं उन्होंने सोचा कि क्यों न जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बना लिया जाए। तो 1948 में जब जम्मू कश्मीर पे पाकिस्तान के कबायली विद्रोहियों ने हमला कर दिया, तो उसके बाद में हरि सिंह जो है भारत सरकार के पास मदद लेने को आए और उसी समय भारत सरकार ने उनसे इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करवाने के बाद ही उनकी मदद की। उनसे शर्त रखी गई उनके सामने कि आप भारत में शामिल होते हैं तो ही भारत सरकार आपकी मदद करेगी।
विद्रोहियों से लड़ाई लड़ने में। तो फिर हरि सिंह जो है अपने आप को भारत के अधीन कर देते हैं और उसके बाद में भारतीय सेना जो है जाके उन पाकिस्तानी विद्रोहियों को खदेड़ देती है। उसके बाद में जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान हुआ था। लेकिन हमने बहुत दिनों तक ये भी देखा कि जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया हुआ था। हमारे भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के अंदर जो दर्जा दिया हुआ था उसके माध्यम से जम्मू कश्मीर के नागरिकों को कुछ विशेष परिस्थितियां उपलब्ध करवाई गई थी। यानी वो अन्य भारतीय कानूनों से वंचित यानी बचे हुए थे। वंचित तो नहीं कहेंगे, जो भारत के संपूर्ण भूभाग पे जो कानून लागू होते थे वो जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होते थे। लेकिन इस व्यवस्था को हमने 2019 में सरकार द्वारा समाप्त करते हुए देखा है, 5 अगस्त 2019 को। उसके बाद में अब वर्तमान में भारत में ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जो कि भारत भूमि पर लागू कानूनों को मानने से इनकार कर सके। तो हमने जम्मू कश्मीर की जो है आज़ाद भारत से लेकर वर्तमान तक की परिस्थितियों की चर्चा की है। इनमें से कुछ का जिक्र आपको इस प्रश्न के उत्तर में करना था, तो आपने बखूबी ऐसा किया भी होगा। आगे चलते हैं। सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। विश्व राजनीति की पुस्तक के अंदर हमने इसके बहुत सारे कारणों का जिक्र किया है, आप इसके बारे में और देख सकते हैं। चलिए एक बार नजर डाल लेते हैं। देखिए, विश्व राजनीति की पुस्तक में सीधा सीधा इसमें जिक्र किया हुआ है कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ है ना। तो क्यों हुआ है, किन किन कारणों से सोवियत संघ का जो है टूटने का परिणाम सामने आया, इसके बारे में आप चर्चा करते हुए यहाँ पे देख भी सकते हैं और आप पुस्तक में भी इसका मिलान कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ कारणों के जिक्र भी किया हुआ है। कई कारणों के अंदर एक तो ये बताया गया है कि उस समय का मूल जो मुख्य जो कारण था कि सोवियत संघ की जो राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी रूप से कमजोर हो गई थी। यानी उनमें काम करने वाले जो लोग थे उन्होंने ईमानदारी के साथ में काम करना बंद कर दिया था, ऐसा कहा गया है। उपभोक्ताओं की वस्तुओं में बहुत सारी कमी आ गई थी, ताकि जनता जो है इसकी वजह से सरकार का विरोध करने लग गई। राज व्यवस्था को शक की नजर से देखा जाने लगा। यानी जब लोगों की आवश्यकता की वस्तुओं की पूर्ति नहीं हो रही थी तो उनको लगा कि सरकार जो है हमारी जरूरतों को पूरा करने का प्रयास ही नहीं कर रही। इस वजह से जो है सोवियत संघ की जनता ने विद्रोह कर दिया और देशों ने अपने आप को अलग करने का प्रयास किया। तो इसका जवाब भी आपने बखूबी दिया होगा। ऐसा इस पुस्तक के आधार पर आप दावा कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला सवाल जो है वो हमसे पूछा गया है कि 1990 में अपनाई गई शॉक थेरेपी के परिणामों को विस्तार से लिखिए। यानी इस शॉक थेरेपी को अपनाने के बाद में क्या परिणाम सामने आए यूरोपीय अर्थव्यवस्था के लिए। देखते हैं इसको एक बार। शीत युद्ध के अंत नाम का जो अध्याय हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि शॉक थेरेपी को अपनाने के बाद में यूरोपीय अर्थव्यवस्था में क्या परिणाम सामने आए। तो हम यहाँ पे देख भी सकते हैं ना, इसमें दिखाई दे रहा है साफ साफ क्या कह रहा है कि जैसे शॉक थेरेपी जनता को उपभोग के उस आनंद लोक तक नहीं ले जा सकी। आनंद लोक यानी जिस विकास की या जिस स्थिति की जनता कल्पना कर रही थी ऐसा उपलब्ध करवाने में शॉक थेरेपी नाकामयाब हुई। अब चूंकि यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि शॉक थेरेपी के बाद में समाजवादी जो सोवियत संघ था उसमें सरकार नियंत्रण करती थी पूरे देश की अर्थव्यवस्था पे। लेकिन जब शॉक थेरेपी में पूंजीवाद को अपनाया गया तो इस पूंजीवाद के अंदर जो बड़े बड़े उद्योगों के मालिक थे उन्होंने अपने फायदे के लिए देश के सारे संसाधनों का शोषण करना शुरू कर दिया। और जब सरकार के नियंत्रण से सारे संसाधन चले गए तो उन उद्योगपतियों ने अपना फायदा कमा के और देश छोड़ के जाने लगे। जैसे अमेरिका जैसे मजबूत देशों के अंदर जाके स्थापित हो गए। तो यहाँ की जो अर्थव्यवस्था चरमरा गई और चरमराने की वजह से देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लगभग 90% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनियों में बेच दिया गया था। यानी जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनने इस सोवियत संघ की जो उत्तराधिकारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के आधार पर जो विकास की पद्धति अपनाई थी उसके अंदर उन सब प्राइवेट उद्योगपतियों ने अपना फायदा कमाने के लिए इन सब उद्योगों का खूब बुरे तरीके से शोषण करना शुरू कर दिया और यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसकी बुरी दशा कर दी। इस घटना को हम कई बार एक बड़े महत्वपूर्ण शब्द यानी इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल के नाम से जानने की इस घटना का जिक्र करते हैं। यानी इसको इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल के रूप में जाना जाता है। अब गैराज सेल क्यों? क्योंकि इस औने पौने दामों में चीजों को बेच दिया गया। जैसे कोई 1000 रुपए की वस्तु है तो उसको 500 रुपए में दे दिया। उसके ऊपर ये ध्यान ही नहीं दिया गया कि भाई किस स्तर का वैल्यूएशन ये वस्तु रखती है और कितनी कीमत इसकी आंकी जानी चाहिए। ऐसा कोई मोल भाव नहीं किया गया। बस जिसने जैसा फायदा कमाना था उसने वैसा फायदा कमाने के लिए वहां की अर्थव्यवस्था का खूब उपयोग किया।
तो इस वजह से शॉक थेरेपी के परिणाम है जो बड़े विनाशकारी रहे सोवियत संघ के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है कि आसियान के विजन 2020 को स्पष्ट करना, यानी इस विजन के अंतर्गत किन बातों का उल्लेख किया है या कौन से उद्देश्यों को तय किया गया है। तो इस पे एक बार नजर डालते हैं। आप सब भी मेरे साथ देखने की कोशिश करना। प्यारे बच्चों, अपने आप का आकलन इसी पेपर के आधार पे करना है कि आने वाली वार्षिक परीक्षा में आपको किस आधार पे अपनी पढ़ाई की जो पद्धति है बदलाव करना है। इस पेपर का आकलन बड़े अच्छे से करना है, शुरू से लेके अंत तक प्रश्नों का जिस आधार पे मैं आपको जवाब लिखने की जो हिदायत दे रहा हूँ, जिन आधारों पे आपके जवाब का एक संरचना ड्राफ्ट तैयार कर रहा हूँ, उसी के आधार पे आपको वार्षिक परीक्षा में अपने आप को बेहतर स्थिति में पाने के लिए प्रयास करना है, ताकि इस पूरे विश्लेषण का फायदा आपको 100% वार्षिक परीक्षा में मिले। ऐसा प्रयास करना है ताकि अपनी जो मेहनत है इस वीडियो को तैयार करने की, उसका मूल उद्देश्य भी यही है कि आपकी जो गलतियां हैं वो आपको यही पता चल जाए और आने वाले 2 महीने या 3 महीने जो वार्षिक परीक्षा के हैं उस तक आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सके। अब अगले प्रश्न में भारत तथा चीन के मध्य विवादों के मुख्य कारणों का उल्लेख करना है और इससे निपटने के लिए अपने विचारों के आधार पर कुछ सुझाव देने हैं। तो हमने भारत चीन के कुछ विवादों का जिक्र अभी पिछले कुछ प्रश्न नंबर 20 में किया है। उसी आधार पे आप इस सवाल का भी जवाब तैयार कर सकते हैं, यानी एक ही सवाल के जवाब को 2 तरीके से लिखना है केवल, बस अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का उपयोग करते हुए, यानी मानसिक उपस्थिति के साथ में आप इन बातों को थोड़ा सा बदलाव के साथ में पुनः उल्लेख कर सकते हैं। फिर अगला सवाल है, भारत और पाकिस्तान विभाजन के परिणामों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो हमने जब भारत के आजादी की जो कहानी पहले पार्ट में पढ़ी थी, उसके बाद में हमने देखा था कि भारत बहुत सारी छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। उस विभाजन के बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच में जब विभाजन हुआ था, उन रियासतों को भारत में मिलाने के लिए और पाकिस्तान को शांतिपूर्ण तरीके से भारत से अलग करने के लिए जो प्रक्रिया या जो प्रयास किए गए थे, उनके जो परिणाम है बहुत विनाशकारी उस समय हमें लगे थे। यानी बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी इस विभाजन के चक्कर में। जो पाकिस्तान के अंदर रहते थे वो लोग, उनमें से अधिकांश लोग भारत आए, भारत में जो लोग रहते थे वो अधिकांश पाकिस्तान में गए। इसके साथ में जो संसाधन थे देशों के पास में, उनका भी बंटवारा किया गया है। यहाँ तक कि हमारे पुस्तक के अध्याय में इस बात का उल्लेख किया गया है कि उस समय जब बंटवारा हुआ था तो हमारे कुर्सी टेबल तक का भी बंटवारा किया गया था। सरकारी जो संपत्तियां हैं उनके अंदर जो दफ्तर का फर्नीचर होता था उसका भी बंटवारा किया गया था। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं और इसका विस्तार से वर्णन करने के लिए इन बातों को आधार बना सकते हैं। कहा जाता है कि उस समय लगभग 80 लाख लोगों को एक से दूसरे देश में आने जाने के लिए अपना घर बार छोड़ना पड़ा था और भुखमरी और महामारियों जैसी चपेट में आके लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके थे उस समय। अधिकांश को तो ये भी पता नहीं था कि हम जिस देश को छोड़ के जा रहे हैं तो जो आगामी देश है उसमें हम कहाँ तो रहेंगे, क्या हमारी खाने की व्यवस्था होगी, कहाँ रहने की व्यवस्था होगी। तो ऐसी बहुत सारी समस्याओं का सामना है उस समय लाखों लोगों को करना पड़ा था। तो इस भयंकर जो विभाजन का परिणाम है, इन बातों को आधार बना के आप इसका विस्तार से वर्णन कर सकते हैं। और आप भरोसा रखें कि इसी आधार के जो प्रश्न हैं आने वाली एग्जाम में भी आपके सामने पेश होंगे। तो आज इस विश्लेषण को आप ठीक तरीके से पढ़ेंगे तो आपको निश्चित रूप से आने वाली परीक्षा में है जो जवाब तैयार करने में और अपनी परीक्षा को बेहतर परिणाम तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। इसलिए इस विश्लेषण को ध्यान से और बड़े अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ते हुए चलना है और देखते रहना है। फिर आगे कहा गया है 1970 के दशक में इंदिरा गांधी सरकार किन कारणों से लोकप्रिय हुई। अब आपको पता है कि इंदिरा गांधी के बारे में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। जो घटनाएं इंदिरा गांधी के बारे में उल्लेखित है, जो प्रसिद्ध हैं, उनमें से हम बात करें तो 1971 का जो चुनाव है वो इंदिरा गांधी के समय की मुख्य घटना है। फिर इसके बाद में 1973 का जो केशवानंद भारती केस का जो मुकदमा है वो इंदिरा गांधी के समय की घटना है। फिर 1974 का जो परमाणु परीक्षण है वो इंदिरा गांधी के समय की घटना है। उसके बाद में 1975 का जो आपातकाल है वो इंदिरा गांधी के समय की घटना है। 1976 का जो 42वां संविधान संशोधन है जिसको छोटा संविधान भी कहते हैं। इसके अलावा और हम देखते हैं जैसे 1977 में जो जनता पार्टी की सरकार बनी थी वो इंदिरा गांधी को हरा के बनी थी, है ना, क्योंकि इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल लगाया था उसकी वजह से जनता त्रस्त हो गई थी, यानी बहुत सारे लोगों को उससे शिकायत थी। इस आधार पे आप इंदिरा गांधी की कई सारी घटनाओं की चर्चा तो हम इसमें करते ही हैं,
साथ में आप इनका जो आधार बना के और इस सवाल का है बड़े आसानी से जवाब दे सकते थे। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि भारत ने नियोजित विकास की धारणाओं को सविस्तार समझाना है ना। नियोजित विकास मतलब जो तीसरा अध्याय हमारी पुस्तक का है भारतीय राजनीति का, नियोजित विकास की राजनीति नाम से शीर्षक से उस अध्याय के अंदर जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि आजाद भारत ने अपने विकास को आगे बढ़ाने के लिए, अपने देश की परिस्थितियों को सुधारने के लिए एक पंचवर्षीय योजना नाम का जो आर्थिक स्वरूप है वो अपनाया था। हमने देखा कि 1951 से इन पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई। उसके माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों पे अलग अलग पंचवर्षीय योजनाओं में काम किया गया। जैसे कि हमने देखा कि पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पे ज्यादा काम किया गया था। उसके बाद में दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पे ज्यादा काम किया गया था। अब उद्योगों पे ज्यादा काम करने की वजह से क्या प्रयास हुए, बहुत सारे जो निजी उद्योग थे उनको सरकारी नियंत्रण में लेके और सरकार ने उनका विकास करना शुरू कर दिया। अब सरकारी नियंत्रण में लेने की वजह से उन उद्योगों की सारी जो देखभाल और उनका मुनाफा और जो घाटा है सबका प्रबंधन भी सरकार के द्वारा किया जाने लगा। फिर उसके बाद में हमने आगे देखा कि जैसे सरकार ने जो निजी बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया। कब की बात है ये, 1969 की, यानी 1969 की। उसके बाद में हम देखते हैं कि यही राष्ट्रीयकरण जो है 1980 के अंदर दोबारा कर दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे प्राइवेट बैंकों को सरकारी बैंक के रूप में बदल दिया गया। इन आर्थिक सुधारों की, इन जो अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने वाली गतिविधियों का जिक्र जो है आपको इस प्रश्न के जवाब में करना था और इसके अंदर बखूबी आपने ऐसा किया होगा। ऐसा इस सवाल की डिमांड भी है ना। अगर आपने ऐसा नहीं किया या कोई गलती कर दी है तो इस सवाल को देख के आप इसका जवाब अभी लिखने का प्रयास करेंगे तो आने वाली परीक्षा के लिए आपको बहुत बेहतरीन जो समर्थन है अपने विचारों को पेश करने में मिलेगा। इस पेपर का अंतिम जो सवाल है, सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे को उचित ठहराने वाले किन्हीं 4 कारकों का उल्लेख कीजिए। अब 4 कारकों के कुछ सामान्य कारक हैं जिनका जिक्र मैं आपके सामने कर देता हूं। जैसे कि हमने जब संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्याय की चर्चा की थी तो उस समय विश्व राजनीति के अंदर हमने देखा था कि भारत के 3-4 दावों की उस पार्ट में चर्चा की गई। हम उन्हीं को आधार बना के इस सवाल का जवाब पेश करते हैं। जैसे उसमें कहा गया था कि भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, लोकतंत्र है ना। भारत में दुनिया की सर्वाधिक आबादी के लिहाज से भारत किस नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, यानी सेकंड लार्जेस्ट कंट्री अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। ये कौन सा है, भारत है। अब वर्तमान में आज जब हम इस पेपर का समाधान कर रहे हैं उस समय भारत दुनिया में पहले नंबर पे आ गया है। तो हम दुनिया में पहले नंबर पे आबादी के आधार पे हैं। इस आधार पे भी भारत को है जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता दी जानी चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में लगातार योगदान दिया है। भले ही हमारा योगदान अन्य विकसित देशों की तुलना में कम रहा हो, है ना, लेकिन फिर भी हमने यूएनओ के बजट में हर साल पैसा दिया है। जितनी हमारी क्षमता है, जितना पैसा हमारे पास बचता है अर्थव्यवस्था की गतिविधियों के बाद में, खर्चों के बाद में, हमने लगातार योगदान किया है। साथ ही हमने यूएनओ के जितने शांति मिशन गए हैं, है ना, दूसरे देशों में जब जैसे किसी अन्य देश में लड़ाई झगड़े हुए हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसमें मध्यस्थ की भूमिका निभाई है, उसने शांति स्थापित करने का प्रयास किया है। तो जैसे ही भारत को ऐसा मौका मिला तो हमने हमेशा हमारी शांति सेना भेजी है ताकि उस देश की लड़ाई झगड़ों को समाप्त करवाने में हम संयुक्त राष्ट्र संघ की मदद कर सके। अब उन देशों का सीधा संबंध हमसे नहीं होता, हम संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से उन देशों की मदद करते हैं। तो इस आधार पर भी हम है जो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की बात कर सकते हैं। फिर इसके बाद में और बहुत सारे ऐसे दावे हैं जिनके आधार पर भारत की जो है शक्तिशाली इमेज है जो दुनिया के सामने पेश की जा सकती है। जैसे आज के समय में हम दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में, अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया के 5 जो सबसे बड़े देश हैं उनके अंदर हम शामिल हैं। तो इन आधारों पे हम जो है अपने आप को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने के दावे का समर्थन कर सकते हैं। तो आपको केवल इनमें से 4 बातों का जिक्र करना था। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इन सब बातों का जिक्र करते हुए अपने पेपर को बखूबी एक बेहतर रूप देके और अपनी परीक्षा को एक सर्वश्रेष्ठ परिणाम के रूप में पेश किया होगा।
अगर इस पेपर का विश्लेषण करने के बाद में आपके मन में कोई भी सवाल है तो उस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूं। इस पेपर का विश्लेषण करके आप इन बातों को जान के, जो मैं अभी आगे चर्चा करने वाला हूं, आप अपनी आने वाली परीक्षा की तैयारी को 200% सुधार सकते हैं। इसलिए इन बातों को थोड़ा ध्यान से सुने। जैसे उदाहरण के लिए, अभी जिस पेपर में जो भी आपको अच्छी बातें लगती हैं, आपको उन पे ध्यान देना है। सबसे पहले अच्छी बातों को, यानी जिन सवालों के जवाब आपने अच्छे से दिए हैं, भले ही वो 1 नंबर का सवाल है चाहे तो वो 4 नंबर का सवाल है, यानी जिसका जवाब आपका बेहतरीन है, उस पे ध्यान देना है कि उन चीजों को आपको और अच्छे से रिवीजन करना है, ताकि कम से कम उनसे आने वाले सवाल तो आपके गलत ना हो। दूसरा प्रयास क्या करना है, जिन सवालों के जवाब आपके थोड़े बहुत सही हैं और थोड़े बहुत गलत हैं, उन सवालों पे थोड़ी सी अच्छी मेहनत करनी है, ताकि वो भी एक ऐसा हिस्सा बने आने वाली एग्जाम तक कि आप जो है उसमें बेहतर जवाब लिखने की स्थिति में हो परीक्षा के दिन तक। फिर ऐसे भाग जिनमें आपको थोड़ा बहुत ज्ञान है ना, पहली 2 श्रेणियों को छोड़ के थोड़ा बहुत उनके बारे में सुना है या पढ़ा है आपने, तो फिर तीसरे नंबर पे उनके बारे में प्रयास करना है। यानी उन टॉपिकों को आपको ठीक तरीके से पढ़ना है, ताकि आने वाली परीक्षा के लिहाज से उनको 2 से 3 बार कम से कम उनका रिवीजन हो जाए, इतना उन पे मेहनत करनी है। और आखिर में बात करेंगे उन सवालों की जिनके बारे में आपको इस पेपर में पढ़ने के बाद में कोई आइडिया नहीं था कि इसका जवाब क्या लिखना है। ऐसा कोई भी सवाल होता है तो फिर हमें उस समय हमारे दिमागी रूप से उपस्थित होने की जरूरत होती है, तो हम उस सवाल का बिल्कुल खाली छोड़ने के बजाय कुछ नंबर, जैसे 4 नंबर का सवाल है तो उसमें 2 या 3 नंबर या 1 नंबर भी अगर हमें मिलता है तो वो हमारे स्कोर में वृद्धि करने के लिए मददगार होगा। तो ऐसा प्रयास हमें उनके लिए करना है कि हमें उस समय जब प्रश्न को पढ़ते हैं तो थोड़ा सा शांति से सोचने की जरूरत है। जैसे विवादों की बात की जा रही है, उदाहरण के लिए विवादों की बात की जाती है तो किसी देश के 2 देशों के बीच में विवाद क्या हो सकते हैं, या तो संसाधनों को लेकर विवाद हो सकते हैं, या तो कोई जनसंख्या के आधार पर कोई विवाद हो सकते हैं, यानी किसी देश की जनसंख्या पड़ोसी देश में चली गई है ज्यादा तो उस वजह से हो सकते हैं, या फिर कोई आपसी रिश्ते खराब होने की वजह से देशों के। तो इन आधारों पे आपको कुछ 2-4 बातें ऐसी पकड़नी है उन प्रश्न के आधार पे, कि जिनके आधार पे आप कुछ, यानी बिल्कुल 0 के ऊपर उस सवाल को ना छोड़ें। 4 नंबर का सवाल है तो 2 नंबर तक की मेहनत जरूर करें, मेरी सलाह आपको यही रहेगी। इसी के साथ में हम आने वाले समय में जो पुरानी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर हैं उनका भी विश्लेषण लगातार इस चैनल पे अपलोड करते रहेंगे। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। इसी के साथ में आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।